जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के इस सेशन में एंशिएंट हिस्ट्री में चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। इसमें मौर्य काल के बारे में हम पढ़ेंगे। मौर्य काल के बारे में समझना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनके माध्यम से आपको ये पता चला कि ये मौर्य काल के टाइम का है। तो मौर्य काल के बारे में हमें साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं, विदेशी विवरण भी मिले हैं और पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी मिले हैं। साहित्यिक सोर्स की बात करें तो जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ है, बौद्ध जैन साहित्य में हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि ब्राह्मण साहित्य में पुराण है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है। इनसे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्धों के ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्य वदान, इसमें से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलेगी। अब हम बात करते हैं विदेशी विवरण के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के बारे में निरियाकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस ने अपने लेख में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है। और ऐसे कई सारे यूनानी लेखक रहे हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक नया नाम दिया है। नाम दिया है सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। अशोक के लगभग 40 अभिलेख भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलते हैं, जिससे हमें अशोक के टाइम की सारी घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा महाक्षत्रप, शक महाक्षत्रप, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जहां से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। आपको इन सोर्सेस को याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक रहा है और इसी ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इससे पहले हमने बात किया था कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है और घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा सहायक था चाणक्य। इसी ने कई टाइप की कूटनीति चालें चली जिसके वजह से मौर्य वंश की स्थापना होती है। और उसके बाद मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य उसके राज सिंहासन पर बैठता है। इन सभी चालों की जानकारी, एक विस्तृत जानकारी मुद्रा राक्षस नामक नाटक में मिलती है। जब भी आप मुद्रा राक्षस पढ़ेंगे तो उसमें चाणक्य ने जितनी चालें चली थी उनके बारे में उसमें इंफॉर्मेशन है। ध्यान देना, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने 9वीं सदी में की थी। इसके अलावा रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से भी ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का जो प्रदेश है उन्हें जीत लिया था और डायरेक्टली अपने मगध साम्राज्य में उसे मिला लिया था। जो पहले मगध साम्राज्य था वही बाद में मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य बन जाता है। अशोक के अभिलेख, जैन और तमिल सोर्सेस से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने अपने टाइम पर उत्तरी कर्नाटक का जो एरिया आता है उन सभी को जीत लिया था। इसी से हमें यह भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने एक बड़ा साम्राज्य किस तरीके से स्थापित किया था। यूं समझिए कि मौर्य साम्राज्य बिहार, उड़ीसा और बंगाल के बड़े बड़े एरिया में तो फैला ही था, उसके अलावा पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन वाला एरिया भी इसमें शामिल था। यूं समझिए कि तमिलनाडु वाला एरिया और उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के कुछ एरिया उनको छोड़ करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हो चुका था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, बैक्ट्रिया था और बैक्ट्रिया के शासक को युद्ध में हरा देता है। हराने के बाद उसकी बेटी से शादी कर लेता है और दहेज में हेरात, कांधार, मकरान और काबुल इसको अपने एरिया में ले लेता है। इसके बाद सिल्यूकस होता है, ये अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है। यहीं पर मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका और उस इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा और भी कई यूनानी लेखक आए हुए थे। उन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जो पाटलिपुत्र था उसे पालीब्रोथा कहा और अपने लेख में भी पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम से लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जो जमीन थी उसमें राज्य का भी अधिकार रहता था और जो किसान रहता था उसका भी अधिकार रहता था। बस इसके प्रबंधन का काम एक
अधिकारी करता था जिसे सीता अध्यक्ष कहते थे। इसके अलावा टैक्स भी लगाया जाता था, तो जितना उपज होता था, जितना उत्पादन होता था, उसी के बेस पर जो टैक्स है वो लगाया जाता था। जैसे कि जितना उपज है उसका 1/6 बार लगाया जाता था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था और इसके बारे में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी इसके बारे में पता चलता है। जब इसकी मृत्यु होने वाली होती है तो ये श्रवण बेलगोला पहुंचता है। वहां पर जैन धर्म से या जैन विधि से उपवास पद्धति के माध्यम से अपने प्राण त्यागता है। यहाँ पर उपवास पद्धति को संलेखना कहा जाता है। आपको उपवास पद्धति मतलब संलेखना, इसको याद रखना है और ये जैन विधि से है, इस वजह से क्योंकि एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त के बाद अगला शासक होता है बिंदुसार और ये 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहता है। चंद्रगुप्त का ये बेटा होता है और वही मौर्य साम्राज्य की गद्दी को संभालता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार जब शासन संभालता है तो इस टाइम पर भी चाणक्य होता है और ये भी बिंदुसार के टाइम पर प्रधानमंत्री के पद पर बना रहता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी होता है, मतलब आजीवक संप्रदाय को मानता है। बिंदुसार का यूनान के एक शासक एंटियोकस से काफी गहरी दोस्ती थी और बिंदुसार ने एंटियोकस से कई सारे सामान मंगवाए थे, मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। लेकिन जो एंटियोकस होता है वो ऐसा नहीं करता है। एंटियोकस केवल मदिरा मतलब शराब, सूखे अंजीर तो भेज देता है लेकिन कोई दार्शनिक नहीं भेजता है। और इसके अलावा एंटियोकस बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजता है जिसका नाम होता है डाइमेकस। अब बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहता है। ये बिंदुसार का बेटा होता है और बिंदुसार के बाद अशोक ही मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। और विश्व में जितने भी शक्तिशाली और यूं कह सकते हैं कि सबसे अच्छे शासक या राजा थे, उनमें सबसे अच्छा अशोक था और अशोक का नाम सबसे ऊपर आता है। अशोक के बारे में अशोक के टाइम के कई शिलालेख थे, कई स्तंभ लेख थे, उनसे हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा उसके धर्म के बारे में और उसने किस तरीके से राजपाट को संभाला था, जनता को किस तरीके से संभाला था, उनके लिए क्या नियम कानून बनाए थे, ये सारी जानकारी अशोक के टाइम के शिलालेख और स्तंभ लेख से भी हमें पता चल जाता है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक शिलालेख को पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था देवना पियदस्सी, और इसका मतलब निकाल पाया कि ये किसी राजा का उल्लेख किया हुआ है और राजा में अशोक के लिए ये चीज लिखी गई है। ऐसे कई सारे शिलालेख रहे हैं जिसमें अशोक ने डायरेक्टली लिखा हुआ है कि वो और उसके प्रजा एक दूसरे के किस तरीके से रिलेशंस है, और डायरेक्टली प्रजा तक मतलब कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पहला ये शासक हुआ था जिसने पाषाण के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाई थी। अशोक ने जितने भी अभिलेख बनवाए थे, अभिलेख लिखवाए थे, उनसे ये पता चला कि अशोक का जो साम्राज्य है वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में कठियावाड़ गुजरात से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। कश्मीर के एक कवि थे कल्हड़, उन्होंने अपनी राज तरंगड़ी में ये बताया कि अशोक ने कश्मीर पर हमला किया, कश्मीर को जीता और उसके बाद उसी ने श्रीनगर की स्थापना भी की थी। कल्हड़ ने ही बताया कि अशोक जब कश्मीर पहुंचा था और श्रीनगर की स्थापना की थी तो उस टाइम पर ये धर्मारणी विहार में पहुंचता है और वहां पर अशोकेश्वर नाम का एक मंदिर की स्थापना करता है। और कल्हड़ ने अपनी रचना राज तरंगड़ी में ये बताया कि अशोक कश्मीर का पहला शासक था। अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में किसे नहीं पता होगा, एग्जाम में अक्सर फोकस किया जाता है इस बात पे। अशोक ने जब अपनी राजगद्दी पर बैठा उसके लगभग 8वें साल 261 ईसा पूर्व में वो कलिंग में युद्ध करता है और युद्ध के बाद कलिंग राज्य जो कि आज के उड़ीसा में है, उड़ीसा के दक्षिणी भाग में, तो वहीं से अशोक का मन बदलता है और यहीं पर से वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। इस बात पे फोकस करना, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक का मन बदल जाता है, वो देखता है कि इतना खून खराबा से कुछ नहीं मिला है, तो इसका मन बदलता है और फिर वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है।
बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए वो बहुत कुछ करता है। सबसे पहले तो वो बौद्ध संघ को बहुत सारा धन दान में देता है। फिर उसके बाद वो जगह जगह जहाँ पर बौद्ध धर्म को अपनाया गया था उनकी यात्राएं की। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी जगह थी जिनका नाम था वहां पर जाकर के यात्रा किया। इसके अलावा बौद्ध धर्म में 4 संगीति मतलब 4 सम्मेलन हुए थे। उनमें से तीसरा सम्मेलन अशोक के टाइम पर हुआ था और इसे अशोक ने ही करवाया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो कई जगह प्रचारकों को भेजता है। इसके अलावा अशोक अपने अभिलेख में कुछ बातें लिखता है। उसमें एक बात लिखता है कि राजा प्रजा को अपनी संतति समझता है और ये बात अभिलेखों में लिखवाई गई है। ये बात राजा अपने जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको भी कहते हैं कि तुम जाओ और लोगों को मतलब प्रजा को बताओ कि राजा अपनी प्रजा को अपनी संतति मतलब अपना बेटा या बेटी समझता है। जब अशोक का मन परिवर्तित हुआ, बौद्ध धर्म को अपनाया, तो बौद्ध धर्म में जानते ही हैं, हमने बात किया है इससे पहले कि समाज में जितनी भी कुरीतियां थी स्त्रियों को लेकर के और जिन्हें नीच जाति का माना जाता था, इन सभी के लिए बौद्ध धर्म में जगह थी। उन सभी को एक समान माना जाता था। तो वैसे ही यहाँ पर अशोक ने इस बात पर ध्यान दिया और देखा कि हमारे समाज में कई सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं जो विशेष तौर पर स्पेशली महिलाओं के लिए है। इसलिए महिलाओं से रिलेटेड जितने भी अनुष्ठान थे उन सभी को उसने बंद करवाया और कई तरह के बलि दिए जाते थे, वध किए जाते थे, जैसे कि पशु पक्षियों से रिलेटेड थे, उनको रोक दिया। और इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, समारोह जिसमें बहुत खर्चा होता था, दिखावे के लिए खर्चा होता था, उन सभी पर उसने रोक लगा दी। उसने कहा था कि तुम जियो और जीनो दो, ऐसा व्यवहार करो, जीवों के प्रति हमेशा दया रखो, सद्व्यवहार करो और सद्व्यवहार को अपनाओ। कहीं ना कहीं अशोक ने ध्यान दिया था कि उसके इस लक्ष्य के माध्यम से जो पारिवारिक संस्था है उस टाइम पर उस समाज की जरूरत थी। तो इस तरीके से उसको वैसा ही बनाए रखने के लिए और उसमें और कुछ अच्छी चीजें जोड़ने के लिए अशोक ने इस टाइप से किया था। अशोक के टाइम में 13वां शिलालेख जब बनाया गया था तो उसमें कलिंग युद्ध के बारे में तो है ही, उसके अलावा उसमें ये जानकारी भी मिलती है कि बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, प्रचार करने के लिए कई सारे एडवर्टाइजर या प्रचारक भेजे थे। तो जैसे कि 5 राज्य थे जहां पर उसने भेजे थे, चोल राज्य, पांड्य राज, सतीपुत, केरलपुत, इन सभी जगह, और ताम्रपर्णी जो कि आज का श्रीलंका है उसे पहले ताम्रपर्णी कहा जाता था। तो यहाँ पर धर्म प्रचारक को भेजे थे और धर्म प्रचारक ने इस तरीके से प्रचार किया कि श्रीलंका के एक शासक थे राजा तिस्य, उसने तो बौद्ध धर्म को ही ग्रहण कर लिया। अशोक ने भले ही बौद्ध धर्म को अपनाया था लेकिन उसने धर्म से रिलेटेड कुछ और भी नियम बनाए थे जो कि जनता के लिए था और इसे ही धम्म कहा गया था। धर्म और धम्म में यहाँ पर अंतर है। अशोक अपने जितने भी स्तंभ लेख लिखवाए हैं उनमें से दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म के गुणों के बारे में बताता है। फोकस करना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अशोक ने दूसरे स्तंभ लेख और 7वें स्तंभ लेख में जैसे कि धम्म के गुणों के बारे में बताया। दूसरे स्तंभ लेख में इसने लिखा हुआ है कियम चु धम्म और 7वें स्तंभ लेख में अपासी ने बहुक्याने दयादाने सचे साचे माधवे साधवेचा, जिसे साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, अत्यधिक कल्याण, अल्प पाप, ये सारी बातें 7वें स्तंभ लेख में लिखी हुई हैं। अशोक के टाइम पर धम्म प्रचार के लिए 2 उपाय अपनाए गए थे। एक था कि धम्म यात्राओं का प्रारंभ किया जाए। उसने जिस टाइम पर राज्याभिषेक हुआ था, जिस टाइम पर वो गद्दी में बैठा, उस टाइम से 10वें साल के बाद वह बोध गया गया, वहां की यात्रा की। इसके बाद जब गद्दी पर बैठता है उसके 14वें साल नेपाल जाता है। नेपाल में निगाली सागर है, वहां जाकर उसने कनक मुनि बुद्ध के आकार का जो एक मूर्ति है उसे दुगना करवाया था। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए पहले तो इसने यात्रा की। दूसरा मार्ग अपनाया था कि जितने भी राजकीय पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाए धम्म प्रचार के लिए, और वो ऐसा करता भी है। उन्हें युक्त, राजयुक्त और प्रादेशिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की और उसे उपदेश देने के लिए कई अलग अलग जगह भेजे। धम्म प्रचारक और देश यहाँ पर है। यहाँ पर ये धम्म प्रचारक साइड में है और इधर देश है। सबसे पहले महारक्षित, इसे यवन देश भेजा जाता है। धर्म रक्षित को अपरांतक देश भेजा जाता है।
महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, महादेव को महिषमुंडल मैसूर भेजा जाता है, मज्जिम को हिमाचल प्रदेश भेजा जाता है। अशोक का एक बेटा महेंद्र है जिसे श्रीलंका भेजा जाता है। अशोक की बेटी संघमित्रा होती है जिसे श्रीलंका भेजा जाता है और खुद अशोक नेपाल जाता है और मजितंक ये कश्मीर तथा गांधार जाता है। तो इन देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने काम किया। अशोक के 14 वृहद शिलालेख जिनके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये आपको रटना होगा। एक वहां पे कि कौन कौन से प्रचारक को कहाँ कहाँ भेजा, दूसरा ये कि वृहद शिलालेख के जो 14 आदेश हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि पहले शिलालेख में लिखा हुआ है खर्चीले समारोह पर प्रतिबंध है, पशु बलि निषेध है और सभी मनुष्य मेरी संतान है। इस तरीके की बातें आपको पहले शिलालेख में मिलेंगी। दूसरे शिलालेख में पड़ोसी राज्यों के बारे में मिला हुआ है, मतलब उनका उल्लेख मिला है, जैसे कि चेर, चोल, पांडे, सतीपुत्र, ताम्रपर्णी जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, कल्याणकारी कार्य के लिए इसमें लिखा हुआ है। तीसरे शिलालेख में युक्तक, रज्जुक, प्रादेशिक, महामात्र इन सब अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में लिखा है। चौथा शिलालेख है जिसमें धम्म का उल्लेख है कि धम्म क्या है। पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्रों के बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में लिखा है। छठवें शिलालेख में आम जनता किसी भी वक्त राजा से मिल सकती है, इस नियम के बारे में लिखा है। सातवें शिलालेख में सभी संप्रदाय में सहिष्णुता की भावना हो, मतलब कि मिलजुल करके एक दूसरे धर्म का सम्मान करें, इस तरीके की बातें इसमें लिखी हुई हैं। आठवें शिलालेख में धम्म यात्रा आरंभ करने का उल्लेख लिखा है, मतलब कि अशोक ने किस तरीके से धम्म यात्रा आरंभ की इसके बारे में है। नौवें शिलालेख में धम्म समारोह, धम्म से रिलेटेड कई अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, समारोह होते थे, उनके बारे में है। इसके बाद 10वें शिलालेख में धम्म के नीति, इसके सर्वश्रेष्ठता के बारे में लिखा हुआ है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख लिखा हुआ है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में और उन 5 यूनानी राजा एंटियोकस, टॉलमी, एंटीगोनस और सिकंदर के बारे में मिलता है। 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देने संबंधी जितनी भी बातें हैं अशोक ने लिखवाई थी, उनके बारे में जानकारी मिलती है। अशोक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अशोक की माता का नाम शुभद्रंगी था। उसने कारुवाकी और महादेवी इन 2 लड़कियों से विवाह किया था, वो इसकी पत्नियां थी। कल्हड़ की राजतरंगड़ी में कल्हड़ ने लिखा हुआ था कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की और उसने 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था। 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग युद्ध किया। अशोक के टाइम में गिरनार अभिलेख से ये पता चलता है कि उसने मनुष्य पशु दोनों के लिए अलग अलग जगह पर हॉस्पिटल, चिकित्सालय बनवाए थे। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक लिपि में लिखा हुआ है। अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा, ये फैक्ट को आपको याद रखना है। भब्रू शिलालेख में बुद्ध के पुत्र राहुल की चर्चा मिलती है, लेकिन इसके अलावा और कहीं पर अशोक के बेटे के नाम में राहुल के बारे में नहीं बताया गया है। अशोक के टाइम की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ये केंद्रीकृत थी। केंद्रीकृत का मतलब होता है कि वैसे भले ही ये बंगाल तक फैला हुआ है, उधर गुजरात तक फैला हुआ है, लेकिन अगर ये मगध में है, मगध साम्राज्य जहां पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई बाद में, तो वहां पर रह करके सारा कंट्रोल अशोक अपने हाथ में रखता था, तो यहाँ पर इसे कहेंगे केंद्रीकृत। और इसके अलावा चाणक्य के अकॉर्डिंग राज्य के 7 इंपॉर्टेंट अवयव थे: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल और मित्र। इसे आपको इसी क्रम में याद करना है। इसमें राजा सबसे पहले नंबर पे आता है और उसके अलावा अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल, मित्र ये सभी राजा के ऊपर डिपेंड होते हैं। अशोक के टाइम पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसे संभालने के लिए कई अलग अलग टाइप की डिपार्टमेंट थी। इन सभी को इन लोगों ने तीर्थ कहा। कौटिल्य के अकॉर्डिंग, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उससे हमें पता चलता है 18 तीर्थ या 18 डिपार्टमेंट्स के बारे में। वो कौन कौन से हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। मंत्री और पुरोहित होते थे, ये धर्माधिकारी होते थे। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, मतलब कि हेड होता था। राजकोषीय कोषाध्यक्ष का अधिकारी सन्निधाता होता था और युद्ध विभाग का अधिकारी सेनापति होता था। राजा का जो उत्तराधिकारी होता था वो युवराज होता था।
फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था वो प्रदेष्टा होता था। इसके अलावा सेना का संचालक होता था नायक, उद्योग धंधों का प्रधान अधिकारी निरीक्षक होता था वो कर्मांतिक होता था, दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था वो व्यवहारिक कहलाता था या व्यवहारिक कहते थे। मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष था उसे मंत्री परिषदाध्यक्ष कहा जाता था। इसके अलावा सैन्य अधिकारी होता था जो दंडपाल था। इसके बाद सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा के लिए अंतपाल होता था। दुर्गों का प्रबंधक मतलब दुर्ग मतलब समझते हैं किला, राजा का जो अपना किला होता था उसके प्रबंधक की बात कर रहे हैं, वो दुर्गपाल होता था। नगर का जो मुख्य अधिकारी होता था वो नागरिक होता था और राज्य की आज्ञाओं को लिखने वाला, जैसे कि हमने बात किया था कि अशोक ने कई सारे अभिलेख लिखवाए, यहाँ पर अशोक ने अपनी आज्ञा दी, कई सारे काम के लिए आज्ञा देता था, ऑर्डर देता था, तो वो उसके लिए प्रशस्ता अधिकारी होता था। फिर राजमहलों की देखरेख करने वाला दौवरिक अधिकारी होता था। सम्राट के अंगरक्षक सेना का जो मुख्य अधिकारी होता था वो अंतवर्षिक होता था और वन विभाग का जो हेड होता था वो आटविक होता था। इसके अलावा कुछ और भी अधिकारी होते थे जिनका नाम आपको सुनने को मिलेगा, जैसे कि जो वाणिज्य अध्यक्ष था, जो वाणिज्य से कॉमर्शियल से रिलेटेड काम देखता था उसे पड़याध्यक्ष कहते थे। और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट था उसका अध्यक्ष सीता अध्यक्ष होता था। जैसे कि शराब है, मदिरा है, इनसे रिलेटेड जो मामले देखता था वो सुरा अध्यक्ष, और बूचड़ खाने का जो अध्यक्ष होता था वो सूना अध्यक्ष कहलाता था। वैश्याओं से संबंधित जो विभाग था उसका अध्यक्ष गणिका अध्यक्ष था। मातौल से संबंधित जितने भी मामले हुआ करते थे उसे पोतवा अध्यक्ष देखता था। पथकर सड़क से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट था उसका अध्यक्ष शुल्का अध्यक्ष होता था। कई टाइप की जो धातु थे इससे रिलेटेड भी विभाग था, धातु विभाग, इसका प्रमुख लोहा अध्यक्ष था। और छापे खाने का अध्यक्ष लक्षणा अध्यक्ष था। इसके अलावा अशोक के 12वें शिलालेख में 3 अधिकारियों के बारे में चर्चा मिलती है, धम्म महामात्र, ब्रजभूमिक और स्त्रियाध्यक्ष। ये तीनों के बारे में आपको याद होना चाहिए, मतलब ये तीनों याद होना चाहिए। 12वें शिलालेख में लिखा है, ये भी याद होना चाहिए। हमने राजुक की बात की थी। राजुक का काम था भूमि की पैमाइश करना, मतलब कि उसका माप चोखा करना। युक्त की बात की थी, ये एक जिला अधिकारी होता था। जैसे कि आज का डीएम है, कलेक्टर है, वैसे ही ये युक्त होता था। ये राजस्व वसूल किया करता था, लेखा जोखा रखा करता था। इसके अलावा गांव के लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहां के लोग खुद ही उसका संचालन करते थे, खुद ही देख लेते थे और उन्हें ग्रामिक कहते थे। इसके अलावा गोप और स्थानिक ये 2 अधिकारी हुआ करते थे जो गांव और जनपद इन दोनों के बीच मध्यस्थता का काम किया करते थे। मौर्य काल के समाज के बारे में बात करते हैं कि आखिर उस टाइम पर समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी और बाकी लोगों की स्थिति कैसी थी। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगस्थनीज की इंडिका है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इनसे पता चलता है कि उस टाइम पर परिवार में स्त्रियों की स्थिति उतनी भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। बस ये है कि जो स्मृति काल है उससे थोड़ी अच्छी थी। मौर्य काल में भी स्त्रियां घर में रहती थी, वो लोग घर से बाहर नहीं जा सकती थी, बाहर जाने के लिए वो स्वतंत्र नहीं थी। इसके अलावा बौद्ध और यूनानी साक्ष्य मिले हुए हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि अशोक के टाइम में भी सती प्रथा थी उस टाइम पर, और जो स्त्रियां, जो महिलाएं स्वतंत्र थीं, अपनी इच्छा से कहीं भी आना जाना कर सकती थी, उन्हें चाणक्य ने अनिष्कासनी कहा। और जो लोग वैश्यावृत्ति करती थी ऐसी महिलाओं को रूप जीवा कहा जाता था। मेगस्थनीज ने अपने इंडिका में बताया है कि मौर्य काल में दास प्रथा का अस्तित्व नहीं था। अशोक के टाइम के बारे में हमने बात किया और मौर्य काल के बारे में भी कि उस टाइम पर जो दास थे उन्हें कृषि काम, खेती काम के लिए लगाया गया था। उसके अलावा जो जमीन थी वो किसानों की भी थी और राज्यों की भी थी। मतलब ये था कि जो भूमि थी, खेती के लिए जो जमीन रहा करता था उसमें जो किसान थे उनका भी अधिकार हुआ करता था और जो राजा हुआ करता था उसका भी अधिकार रहा करता था। यहीं पर रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण यहाँ पर चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाई थी। मौर्य काल में 2 टाइप की भूमियां हुआ करती थी, जमीन हुआ करती थी। एक राजकीय भूमि हुआ करता था और एक निजी भूमि हुआ करता था। और इस टाइम पर जो टैक्स दिया करते थे वो कई अलग अलग टाइप के हुआ करते थे, जैसे कि भाग, बलि, ऋण। ये टैक्स के नाम है, ये टैक्स के नाम याद रखने, डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में।
इसके अलावा मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में एग्रोनोमोई अधिकारी के नाम के बारे में बताया हुआ है और ये मार्ग निर्माण का काम देखा करता था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था। मौर्य काल में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन हो चुका था, मतलब सिक्कों का यूज करना इन लोगों को आना लगा था। वैसे भी सोने, चांदी, तांबे इनके सिक्के बनने लगे थे और ये लोग यूज करने भी लगे थे। जो सोने के सिक्के हुआ करते थे उन्हें निष्क या फिर सुवर्ण कहा जाता था। जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे उन्हें करसाड़ या धारण कहा जाता था। तांबे के सिक्के को मास्क कहते थे और जो छोटे छोटे तांबे हुआ करते थे उनसे जो सिक्के बनते थे उन्हें काकड़ी कहते थे। अब बात करते हैं मौर्य काल की कला के बारे में कि उस टाइम पर किस टाइप की आर्ट थी। तो दो टाइप की आर्ट थी, एक राजकीय कला या दरबारी कला। इसका मतलब है कि ये केवल दरबार तक थी, राजा के दरबार तक सीमित थी। इसके बाद लोक कला जो आम जनता में फेमस थी। राजकीय कला में क्या आता था, जो कि दरबार में रहते थे, और उसके अलावा अशोक ने कई सारे अलग अलग टाइप के स्तंभ थे उनमें उनके बारे में बताया हुआ था, तो उनकी जानकारी हमें वहां से मिलती है। और उसके अलावा लोक कला में कई अलग अलग टाइप के आर्ट रहे, जैसे कि परखम की यक्ष, दीदारगंज की चमार ग्रहिणी और बेसनगर की याक्षड़ी। इस टाइप की चीजें लोक कला में आती थी। अशोक के टाइम में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, कला में आर्ट के फील्ड में बात करते हैं, कि एक बड़ा पत्थर को लिया जाता था जिसे एकास्मक स्तंभ कहा जा रहा है। उस पत्थर को काटा जाता था और अलग अलग टाइप से उसे डिजाइन दिया जाता था। लेकिन हाँ, काटने का मतलब है कि डिजाइन के लिए काटा जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक पत्थर को तोड़ा गया है और फिर उसे आधा आधा बांट दिया गया। एक ही बड़ा पत्थर लिए उसे काट काट के एक डिजाइन दिया गया है। और अशोक के टाइम पर जो डिजाइन दिया गया था उसमें ये देखा गया कि एक ही पत्थर को इस तरीके से डिजाइन दिया गया है मानो कि कई अलग अलग पत्थर को काट के उसमें चिपकाया गया हो, जबकि है वो एक ही पत्थर। और जितनी भी स्तंभ लेख हैं और भी अलग अलग टाइप के स्तंभ की चीजें बनाई गई हैं उनमें देखा गया है, जो एकास्मक स्तंभ है, कि जो ऊपर है उनमें कई अलग अलग टाइप के जानवरों के चित्र हैं, जैसे कि सिंह है, बैल है, हाथी है। दूसरा वाला जो भाग है वो शीर्ष के नीचे वाला हिस्सा है, मतलब ये थोड़ा सा डंडा टाइप का है जो खड़ा है। अब हम कई सारे स्तूपों के बारे में भी सुनते हैं, जैसे कि सांची का स्तूप है। ये स्तूपों का निर्माण अशोक के टाइम से ही स्टार्ट होता है। अशोक ने ही बहुत सारे स्तूपों को निर्माण करवाया, जैसे कि 40 स्तूप है, 40 अभिलेख है, इनके बारे में भी हमें पता चला था। और इन स्तूपों में अलग अलग क्वालिटियां हुआ करती थी, जैसे कि अर्धगोलाकार, तोरण, प्रदक्षिणा पथ, मेधी, हर्मिका, छत्र, जातक कथाओं का उत्कीर्णन, इन सभी के बारे में स्तूप में है। और ये सारे स्तूप में से ज्यादातर से स्तूप ईंटों से बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग सभी फैक्ट जान लिए, इकोनॉमिकल फैक्ट, इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्ट, सोशल फैक्ट, आर्ट में जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है मौर्यकाल से रिलेटेड उसके बारे में जाना। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं।